चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने CFF6 के न्यू बैच की पहली क्लास से। इस पहली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये करूँगा कि इस सब्जेक्ट को हमने कैसे लेके चलना है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, कैसे कर सकते हैं? जो तैयारी जब आप करने बैठेंगे, तो आपके पास कोई 70-80 किस्म के या 70-80% जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं, टोटल क्वेरीज़ में से, वो इंशाल्लाह मैं आज अगले आधे घंटे में आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगा, शेयर भी कर लूँगा और एड्रेस भी कर दूँगा। बाकी जो आपकी क्वेरीज़ होंगी, वो नॉर्मली होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि सर इसमें थोड़ा डिफरेंसेस बता दें, इसमें ये बता दें, इसमें वो बता दें। उसके ऊपर क्या करना है, वो सारी स्ट्रेटजी भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। मज़ीद क्या डेवलपमेंट होंगी इस 6 महीने के बैच में, अगले 1 साल के बैच में, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। पोर्टल, किताबें, नोट्स, हैंडआउट्स, स्मार्ट हैंडआउट्स ये कैसे यूज़ करना है, ओपन बुक पॉलिसी को कैसे यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ हम इंशाल्लाह थोड़ी-सी देर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग तैयार हैं बच्चों? स्टार्ट करें। आधा से पौना घंटा लूँगा, आपका ज़्यादा नहीं लूँगा और सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। रिक्वेस्ट बस इतनी सी कि अगर आप थोड़ा जल्दी जवाब दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा ताकि हम जल्दी-जल्दी आगे प्रोसीड कर सकूँ। चलें, बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखें, आज की क्लास के हमारे 2 एजेंडा हैं। सबसे पहला एजेंडा ये है हमारा कि हम CFF6 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और स्ट्रैटेजी टू पास CFF6 इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब ये 2 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड बच्चों की नॉर्मली क्वेरीज़ होती हैं। इन दोनों से और ये ओवर द 6 मंथ्स 1 साल जो भी बैच होता है, उसमें बच्चा नॉर्मली एक ही किस्म का सवाल बार-बार पूछ रहा होता है। ये एक ही किस्म का सवाल नॉर्मली मैक्सिमम पॉपुलेशन पूछ रही होती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि वो सारी चीज़ें ना आप सुकून से पढ़ सकें, स्मूथली पढ़ सकें। सबसे पहले हम CFF6 को ओवरव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है प्यारे बच्चों वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ग्रेड्स में मुब्तला है, ठीक है? ये 5 ग्रेड्स में मुश्तमिल है। पहला हमारे पास है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, 25 से 30 मार्क्स इसकी वेटेज है। दूसरा है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिस्क, 15 से 20 मार्क्स वेटेज है। तीसरा है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, 20 से 30 मार्क्स की वेटेज है। फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरियाज है, 15 से 20 मार्क्स की वेटेज है। फिर हमारे पास एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल्स है जो कि 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है। सही है? ये हमारे पास 5 किस्म के हमारे पास ग्रिड है, ठीक है? इस 5 किस्म के ग्रिड में से 100 नंबर का पेपर आपके पास आता है और एग्जामिनर इसी ग्रिड को फॉलो कर रहा होता है और बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है। मतलब अगर मैं आपसे आज आपके सामने मेरे सारे पास पेपर्स भी रखे हैं मेरे सामने, मैं आपके साथ ये बैठ के आज डिस्कस कर सकता हूँ कि 70 नंबर का पेपर इन 3 टॉपिक से आएगा। हमें इतनी क्लैरिटी है कि 70 नंबर का पेपर जो है इन 3 टॉपिक से ही आएगा, रिस्क, प्रोसीजर्स, एथिक्स और रिपोर्टिंग। इवन 85 नंबर का पेपर, 85 नंबर का पेपर आपके पास इन 3 से 4 एरिया से आएगा, रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग और एथिक्स। उसके बावजूद इतना कंसिस्टेंट पेपर आ रहा है और बच्चा उसमें क्यों फेल हो रहा है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि आपका जो पूरा सिलेबस है इस 5 ग्रेड के ऊपर मुश्तमिल है। अगर मैं सबसे पहले ग्रेड डिस्कस करूँ, जो सबसे बड़ी और लेंथी ग्रेड है, जो सबसे बड़ी और लेंथी ग्रेड है और मज़े की बात ये है, मज़े की बात इस ग्रेड में ये है कि इस ग्रेड में जो लिखा हुआ है, इस ग्रेड में जो लिखा हुआ है, जितने स्टैंडर्ड्स कवर्ड हो रहा है, पेपर इसमें से इतना नहीं आता, जो नहीं लिखा हुआ उसमें से ज़्यादा आता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा-सा। हमारे पास इस ग्रेड में अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20, 20 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद है। 20 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसकी वेटेज एग्जामिनर ने 25 से 30 मार्क्स तक रखी है, 25 से 30 मार्क्स तक रखी है। इसमें एंगेजमेंट लेटर भी है, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें से जो मैंने हाइलाइट करे हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं बोल्ड? बच्चों बोल्ड दिख रहा है? इस बोल्ड का मतलब ये है, इन बोल्ड का मतलब ये है कि ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं जो कि आपने कैफ 8 में नहीं पढ़े हुए। ये वो आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपने कैफ 8 में नहीं पढ़े हुए। ये आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो कि CFF6 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ये CFF6 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप कैफ में पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर समझ आती है तो स्ट्रेटजी भी साथ-साथ समझ में आ जानी चाहिए। अगर समझ आती है तो स्ट्रेटजी भी साथ-साथ समझ में आ जानी चाहिए कि ये वो टॉपिक्स हैं आपके पास, बोल्ड के अलावा 20 में से 4 न्यू टॉपिक्स आपके पास इंसर्ट हो रहे हैं, बाकी जो 16 हैं प्यारे बच्चों, ये वो हैं जो कि कैफ लेवल पे आपको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, एग्ज़ामिन कर चुके हैं। तो अगर मैं इस 20 में से बाइफरकेट करूँ, एक 4 है, दूसरा 16 है। 16 के ऊपर प्यारे बच्चों एक काम तो आप फ़ौरन से ये कर सकते हैं, फ़ौरन से ये कर सकते हैं। मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि इन 16 को तो फ़ौरन से आप आइज़ा से रीड कर लें। क्या ये बात समझ आती है? इन 16 स्टैंडर्ड्स को बड़े आराम से आइज़ा से रीड किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पोर्टल पे लेक्चर नहीं है, पोर्टल पे बड़े ज़बरदस्त लेक्चर है, फाइनल के सारे सवालात भी हैं।
लेकिन ये वो चीज़ है जिसको आप आइज़ैक से फ़ॉन्ट से रीड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ आप कैफ में पढ़ चुके हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने कैफ में मुझसे पढ़ा है, तो जो मेरी बुक होती है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक होती है और उसमें मैंने अपनी अंग्रेज़ी का एक वर्ड भी नहीं लिखा। उसमें मैंने जो वर्ड लिखा है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के वर्ड लिखे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजी लिखी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के पैराग्राफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि यार आप गधे-घोड़े नहीं है मेरे बच्चों। सही है, कैफ 8 में जब एक चीज़ याद कर ली, एक चीज़ पढ़ ली, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाके फाइनल में कोई नई चीज़ हो, कोई नई किताब हो, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। तो मेरी कैफ 8 के जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे सीफैप 6 में अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह किताब भी सेम है। क्यों? बिकॉज़ मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलाइन करा है और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खोलेंगे, जैसे ही आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खोलेंगे और जैसे ही इन आइज़ास को रीड कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप मेरी किताब पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ़ मैंने अक्लमंदी ये करी है कि मैंने आइज़ा को ही अपनी किताब का पार्ट बना लिया था ताकि बच्चे को डबल ख्वारी ना करनी पड़े। सही है? तो ये वो स्टैंडर्ड है, एंगेजमेंट लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट लेटर, स्ट्रेटजी, litigation and claims, analytical procedure, sampling, related parties, subsequent event, going concern, written representation, internal audit, expert। ये 15-15, 20-20 मिनट में आप, ये दिसंबर 25 के लिए भी है, जून 26 के लिए भी है, दिसंबर 26 के लिए भी, सबके लिए। सही है? ये फैक्ट है ना, तो फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकता, चाहे आपके डेट दिसंबर 25 हो। तो ये 15-15 मिनट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, बीच में क्लास में ब्रेक मिले, बीच में आपको ऑफिस वगैरह में ब्रेक मिले, फॉर्म वगैरह में थोड़ा सा ब्रेक मिले, ये एक स्ट्रेटेजी पॉइंट हो सकता है जिसको आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या तक बात समझ आ रही है? मैं और डिटेल में स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा, थोड़ा मैं आपको सिलेबस के ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हमारे पास आइजा 540 है, ग्रुप ऑडिट है, इवेल्युएशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारे पास 4 न्यू टॉपिक्स हैं। जो 4 न्यू टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन पूरे के पूरे 20 टॉपिक एक तरफ, पूरे के पूरे 20 टॉपिक एक तरफ, और एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक जल्दी से बता दें? एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक जल्दी से बता दें? इसमें रिस्क दिख रहा है आपको? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें रिस्क दिख रहा है आपको? एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कहां गया? आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। सही है? ये 20 टॉपिक एक तरफ, एक टॉपिक एक तरफ, एक टॉपिक एक तरफ, और ये जो एक टॉपिक है आपका, इसमें से नॉर्मली 20 से 25 या 30 या 35 नंबर तक का पेपर आ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत आपका माइंड खोल रहा हूं मैं। सही है? तो बिल्कुल एक्टिव रहना है और थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, अगले उसमें जाते हैं हम, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि रिस्क है, जिसमें से 15 से 20 नंबर का पेपर आता है। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 स्टैंडर्ड्स है मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टैंडर्ड्स हैं। और ये 4 स्टैंडर्ड्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कौन सा है भाई? जल्दी से बता दें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सवाल लाजमी आता है जिसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताते हैं जिसका नाम क्या होता है। और इस सवाल के अंदर फ्रॉड का रिस्क भी शामिल हो सकता है। इस सवाल के अंदर मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को भी एग्जामिन किया जा सकता है, और इसी सवाल के अंदर आपको रिस्पॉन्स का भी कहा जा सकता है। डन हो गया मेरे बच्चों? तो पेपर में एक सवाल ऑडिट रिस्क का लाजमी होगा, लाजमी होगा। सही, फ्रॉड का हो सकता है, ऑडिट रिस्क का हो सकता है, इवन 20 नंबर का वो मटेरियलिटी भी पूछ सकता है और 20 नंबर का वो रिस्पॉन्स भी पूछ सकता है। अच्छा, फिर जो हमारे पास तीसरी ग्रेड है वो हमारे पास रिपोर्टिंग की है। अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जितने भी ये 4 टॉपिक हैं ये भी आप कैफ लेवल में पढ़ चुके हैं। फाइनल में इनका लेवल थोड़ा सा एडिशनल होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें से भी ये टॉपिक रिपोर्टिंग 20 से 30 नंबर का पेपर लाजमी आएगा। की ऑडिट मैटर ये भी कैफ में पढ़ चुके हैं, ये भी कैफ में पढ़ चुके हैं, ये भी कैफ में पढ़ चुके हैं। सिर्फ फाइनल में आपके पास 2 न्यू टॉपिक ऐड हो रहे हैं, एक कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन और दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन। ये 2 न्यू टॉपिक आपके पास ऐड हो रहे हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आप कैफ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इसमें से भी एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ एग्जामिनर को क्या कह रहा है कि भाई वो आपसे कितने नंबर का सवाल पूछेगा? वो आपसे 20 से 30 नंबर का सवाल पूछेगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और मैं फिर आपके पास इस ग्रेड के अलावा, इस ग्रेड को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, आखिरी ग्रेड जो हमारे पास है 10 से 15 नंबर की, आईकेएप कोड ऑफ एथिक्स और ISQM1। इसमें से स्टैंडर्ड आपसे एग्जामिनर आपसे लास्ट में 10 से 15 नंबर का सवाल पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं एक ग्रेड को छोड़ के ये वाली ग्रेड, ये वाली ग्रेड, ये वाली ग्रेड और ये वाली ग्रेड, अगर मैं इन ग्रेड्स को देखूं, तो अगर एथिक्स को भी देखूं तो एथिक्स भी आपने कैफ लेवल पर पढ़ा हुआ है। इन ग्रेड्स को अगर मैं देखूं तो ये ग्रेड्स का जो टोटल बनता है प्यारे बच्चों, इन ग्रेड्स का जो टोटल बनता है, इन ग्रेड्स का टोटल बनता है, वो नॉर्मली आपका 70 से 85 मार्क्स तक का बनता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? तो ये जो 4, और इन 4 ग्रेड में से मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि कैफ लेवल पे आप पढ़ चुके हैं, और कैफ लेवल पे जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने फाइनल के लेवल का ही पढ़ाया है। सही है, मैंने फाइनल के लेवल का ही पढ़ाया है, तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इनफैक्ट फाइनल के सवाल मैंने आप लोग करवाए। सही है, और वही सवाल यहाँ पे भी। अच्छा, अब मैं आपके सामने थोड़ी देर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों
क्वेश्चन पेपर जून 25। जून 25 के अटेम्प्ट अगर हम देखें, पहला सवाल कौन सा है भाई, कितने नंबर, 20। दूसरा सवाल कितने नंबर, 20। क्या पूछ रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स। तीसरा सवाल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, कितने, 10। 50 नंबर का सवाल हो गया। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कितने नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल। अगेन डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिट प्रोसीजर, कितने, 10। 70 नंबर आपके पास ये हो गए। फिर आपके पास क्या आया, आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, कितने नंबर का, 15 नंबर का। 85 मार्क्स आपके ये हो गए, जो कि 4 से 5 सवाल में कवर्ड हो रहा है। तो पेपर इतना कंसिस्टेंट होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जून 25 डिस्कस करा, मैं दिसंबर 24 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दिसंबर 24 का पहला सवाल, डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो, कितने नंबर का, 20 नंबर का। उसके बाद दूसरा सवाल आईकैप कोड ऑफ एथिक्स, कितने नंबर का, स्ट्रेट 15 नंबर का, 35 नंबर। उसके बाद अगर आप देखें आउटलाइन द ऑडिट प्रोसीजर, उसने एक्सपर्ट भी पूछा है, सही है, वो जो ग्रेड मैंने आपको बताई थी ना कैफ वाली, तो एक्सपर्ट भी पूछ रहा है। वो कितने नंबर, 16 नंबर, जिसमें उसने आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछे। उसके बाद सजेस्ट ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट स्ट्रेटेजी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, तीनों चीजें उसने एक साथ पूछी आपसे, 17 नंबर की। फिर उसने स्पेसिफिकली आपसे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पूछी, रिपोर्ट को असेस करने के लिए पूछा आपसे, 16 नंबर का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वापस अगर हम इस अटेम्प्ट में भी जाए, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स, की मैटर, 17 नंबर। दूसरी तरफ जाए, फिर यहाँ पे उसने आपसे स्ट्रेटेजी और कंट्रोल्स पूछ लिए, 12 नंबर के। थोड़ा सा और आगे जाए, ऑडिट रिस्क पूछता है आपसे स्पेसिफिक कितने नंबर का, 20 नंबर का। थोड़ा सा और आगे जाए, अच्छा ये हमारे पास वो वाली ग्रेड से जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर के लिए छुड़वाया था। इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट, आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन, आपका प्रोसीजर्स, एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, 11 नंबर का सवाल है। 3 ग्रेड को मिक्स करके वो आपसे सवाल पूछ रहा है। थोड़ा सा और आगे चढ़े बच्चों, तो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट अगेन 12 नंबर का। थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा गया, 12 नंबर का। आईकैप कोड ऑफ एथिक्स नहीं पूछा। आपको बताने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि पेपर में आपके पास जो 4 से 5 सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल आते हैं, वो किस चीज से आते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। वो रिस्क से आता है, वो प्रोसीजर से आता है, वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन से आता है, और वो आपके पास कोड ऑफ एथिक्स से आता है। और ये आपका 80 से 85 मार्क्स तक का पेपर है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को, क्लियर है। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ग्रेड वगैरह का। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास ग्रेड है, जिसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है, जिसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है, इसमें से आपने ISRE 24 तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कैफ में, बाकी सारे के सारे आपके न्यू टॉपिक है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसकी वेटेज कम है, सही है, इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है, और इसके अंदर बहुत से स्टैंडर्ड्स हमारे पास शामिल है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, ये हमारे पास कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, ये हमारे पास अटेम्प्ट वाइज अगर आप देखें, अटेम्प्ट वाइज अगर आप देखें, तो अटेम्प्ट वाइज देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना, वो नॉर्मली 20 से 25 से 26 से 28% है। मतलब 100 में से 20-25 बच्चा पास हो रहा है, बाकी जो 75 बच्चा है वो फेल हो रहा है। जो 20-25 बच्चा पास भी हो रहा है, वो जरूरी नहीं वो पहली अटेम्प्ट वाला हो, वो दूसरे अटेम्प्ट वाला भी हो सकता है, वो तीसरे अटेम्प्ट भी वाला हो सकता है मेरी तरह, वो चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं अटेम्प्ट वाला भी हो सकता है, ठीक है। और एक कंसिस्टेंट चीज अगर आप देखेंगे ना, इसमें कंसिस्टेंट अगर आप देखेंगे, प्रोविजंस को रिप्रोड्यूस किया गया है स्टैंडर्ड से, अपनी अकल नहीं लगाई गई। सवाल को पढ़ा नहीं, विदाउट प्रॉपर रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो समझ आ रहा था लिख दिया। ऐसा लग रहा था प्रिपरेशन नहीं करी है, सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए आए थे ताकि वो मिनिमम 2 पेपर वाली रिक्वायरमेंट को कर सकें। ये भी एग्जाम में कह रहा था, क्यों कह रहा है, बिकॉज एंड में आपकी ऑडिट की तैयारी मुकम्मल नहीं हो रही होती। दूसरा मसला, सेलेक्टिव स्टडीज एंड द पुअर परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग, जो एज अ 600 न्यू टॉपिक है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें 20-25 नंबर का सवाल आ गया था, बच्चे इसको पिक नहीं कर पाए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, और बार बार अगर मैं इसकी समरी करूं आपके साथ, इसकी समरी अगर मैं करूं, तो इसकी बड़ी सिंपल सी समरी है। समरी ये है, सेलेक्टिव स्टडीज है, बुक को रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है, रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती, रिक्वायरमेंट, अच्छा ये क्यों नहीं होती ये भी डिस्कस करूंगा। रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती, और जो समझ आ रहा होता है बंदा उसमें लिख रहा होता है, सही है, रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस सारी चीजों को समराइज करूं, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की 3 किताबें हैं। पहली वॉल्यूम 1 है, दूसरी वॉल्यूम 2 है, तीसरी कोड ऑफ एथिक्स है। आपके सिलेबस में 3 किताबें पार्ट है। जो पहली किताब है, जो सबसे बड़ी किताब है, इसकी वेटेज 70 नंबर है। जो दूसरी किताब है, जिसके अंदर सारे न्यू टॉपिक्स हैं, उसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है। जो तीसरी किताब है कोड ऑफ एथिक्स, उसकी वेटेज 10 से 15 मार्क्स है। क्या यहाँ तक बात समझ आता है। और इनके अंदर ये ग्रेड शामिल है, ये 5 ग्रेड आपकी इस तरीके से 3 किताबों पर मुश्तमिल है बच्चों।
क्लियर हो? और यहाँ से 70 नंबर प्राइमरीली कहाँ से आता है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक जो मैंने आपसे बात करी है उसमें कोई सवाल है आपका? अच्छा, अब मसला ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, जब पेपर इतना कंसिस्टेंट है, जब पेपर इतना कंसिस्टेंट है कि मुझे पता है कि पेपर में 4-5 एरियाज से 70 से 80 नंबर या 85 नंबर का पेपर आना है, तो फिर क्यों बच्चा फेल हो रहा है? और बच्चा इसलिए भी फेल हो रहा है कि बच्चा ऑडिट फर्म में है, फर्गसन में है, केपीएमजी में है, यूसुफ आदिल में है, ईवाई में है, बीडीओ में है, जीटी में है, मजार्स में है, किसी भी अच्छी फर्म में है, तो क्यों बच्चा फर्म में रहने के बावजूद बच्चा फेल हो रहा है? सही है, जब इतना कंसिस्टेंट पेपर है और इतना कंसिस्टेंट पेपर है बच्चों, तो फिर क्या रीजन है कि बच्चा पेपर में फेल हो रहा है? क्या लग रहा है आप क्यों फेल हो रहे हैं भाई? इस सब्जेक्ट का मसला क्या है? कैफ का आप थोड़ा सा बताएं। एक बच्चा कह रहा है सर ड्राफ्टिंग का इशू, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दूसरा, क्वेश्चंस को नहीं समझते, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता। तीसरा, लिंकिंग का इशू है। चौथा, टाइम मैनेजमेंट का मसला है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस सब्जेक्ट को इजी लेते हैं। छठा, क्रैमिंग की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, हालांकि ये तो बहुत ही घटिया वर्ड है जब आप फाइनल में बैठे थे। टाइम मैनेजमेंट का मसला डन हो गया भाई। इन सारी चीजों का अगर मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूं ना बच्चों, इन सारी चीजों का अगर मैं आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करूं, देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर, और ये बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ड्राफ्टिंग इशू, ये लिंकिंग इशू, ये टाइम मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन का क्लियर ना होना, ये क्रैमिंग के ऊपर फोकस करना। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपके सामने देता हूं, और मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखता हूं, सब्सिक्वेंटली मेजर कस्टमर बैंकरप्ट। ये वर्ड समझ आता है? हाँ भाई, ये वर्ड समझ आता है। सब्सिक्वेंटली मेजर कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया। अब मसला क्या है, ये लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, 4 ही वर्ड्स लिखे हुए ना, 1 2 3 4। और इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या आ सकती है? सवाल की रिक्वायरमेंट आ सकती है इवेल्युएट करें, ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। अच्छा, रिक्वायरमेंट एक ये भी आ सकती है कि ऑडिट रिस्क बताएं, फिर इसको इवेल्युएट करें, ये भी आ सकता है, फिर इसको आ सकता है कि जी ऑडिट प्रोसीजर बताएं, और फिर आ सकता है कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। तो 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, और एग्जामिनर लिटरली आपसे 4 रिक्वायरमेंट पूछ सकता है, और पूछा हुआ भी है उसने, और पूछा हुआ भी है इसमें। अब जब इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, तो आंसर को लिखना, स्टैंडर्ड्स को लिंक करना, सब्सिक्वेंटली तो मतलब IS 10, IS 10 से रिलेटेड हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो आइजा 560 है। मेजर का वर्ड है तो आइजा 570 हो सकता है। कस्टमर का वर्ड है तो ये अकाउंट रिसीबल है, और अकाउंट रिसीबल पे बैड डेट या राइट ऑफ का वर्ड यूज हो सकता है, बिकॉज बैंक करप्ट हो गया है। तो कस्टमर है तो अकाउंट रिसीबल है, और बैंक करप्ट हो गया है तो बैड डेट या राइट ऑफ हो सकता है। तो 4 वर्ड है। अगर वो आपसे कहता है कि जी मुझे ऑडिट रिस्क बताओ, तो आप लाइन से ऑडिट रिस्क लिख सकते हैं। भाई द रिस्क इज कि जी ये इवेंट और कंडीशन हो सकती है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है गोइंग कंसर्न के ऊपर, और मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी होगी, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं होगी, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सेस करती होगी जिसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। सही है। इसके अलावा ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, और मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस या राइट ऑफ भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? फिर वो आपसे कहता है कि जी इवेल्युएट करें, तो जब इवेल्युएट करने की बारी आएगी तो इवेल्युएट करते हुए हम कहते हैं कि भाई एज पर IS 10 ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है, और एज पर IS 10 ये एडजस्टिंग इवेंट है, और यहाँ पे रिसीबल को एडजस्ट करना जरूरी है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर आप इवेल्युएट में कहेंगे चूंकि ये मेजर कस्टमर है और ये टोटल रेवेन्यू का इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल एसेट्स का इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इवेल्युएशन में एक और चीज गोइंग कंसर्न की भी आ सकती है। फिर वो आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछता है, तो एक जगह आपको आइजा 570 की मदद लेनी पड़ेगी ऑडिट प्रोसीजर लिखने के लिए, और एक तरफ आपको आइजा 540 एस्टिमेट्स की मदद लेनी पड़ेगी रिसीबल की इंपेयरमेंट के ऑडिट प्रोसीजर लिखने में। क्या याद बात समझ आती है? तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यस सर लिंकिंग का मसला होता है, यस सर सवाल की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती, एक ही चीज को एग्जामिनर 4 डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? एक ही चीज को एग्जामिनर 4 डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। मैं आपके सामने बड़ी जबरदस्त बात करने जा रहा हूं, खुदा का वास्ता सुनिएगा। ये रिस्क है, ये प्रोसीजर है, ये रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है। एक ही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भी एग्जामिन किया जा सकता है, उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भी एग्जामिन किया जा सकता है, उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भी एग्जामिन किया जा सकता है, और उसी इंफॉर्मेशन को इन तीनों के साथ मिला के भी एग्जामिन किया जा सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरी?
तो एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को वो रिस्क में भी पूछ सकता है, वो प्रोसीजर में भी पूछ सकता है, वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में पूछ सकता है, और वो तीनों के साथ मर्ज करके भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको थोड़े बहुत अभी पिछले 4-5 अटेम्प्ट के पास पेपर्स दिखाए। क्या तक बात समझ आ रही है? इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट इन द एफएस, सही है, IS 10, सही है, आइजा 560, एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आ गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, क्या आ गया, रिपोर्टिंग। 11 नंबर में वो आपसे 5 से 6 स्टैंडर्ड्स पूछ रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? तो चीजों को लिंक करना, चीजों को उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। एक और मसला, एक और मसला जो सबसे बड़ा आ रहा है ना बच्चों, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि सवाल के फेस पे कुछ और होगा और आंसर कहीं और से होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मसला है। ये स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मसला है कि सवाल के फेस पे कुछ और होगा और आंसर कहीं और से होगा। सवाल के फेस पे कुछ और होगा, सवाल के फेस पे लिखा हुआ होगा मुझे ऑडिट स्ट्रेटेजी बताओ। ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है, जल्दी से बता दें, आइजा 300। लेकिन जो आंसर होगा, जो आंसर होगा वो आइजा 600 से होगा, वो आइजा 610 से होगा, वो आंसर आपके पास आइजा 402 से होगा, वो आंसर आपके पास किसी और स्टैंडर्ड से होगा, वो आंसर प्राइमरीली आइजा 300 से नहीं होगा। एग्जामिनर का जो सबसे बड़ा मसला है, जो आपके लिंकिंग को असेस कर रहा होता है, वो इस तरीके से असेस कर रहा होता है कि वो फेस पे कुछ और लिखता है और आंसर कहीं और से होता है। क्या तक बात समझ आती है? वो फेस पे कुछ और लिखता है और आंसर कहीं और से लिखता है, सही, आंसर कहीं और से होता है, आंसर इधर से होता ही नहीं है, होता भी है तो 1 से 2 नंबर का होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तीसरी चीज जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। यहां से जो अगर आप कहते हैं कि आपके पास 70 नंबर का पेपर आता है, तो क्या इस 70 नंबर के ऊपर इसका आंसर आइजा में लिखा हुआ होता है? क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने आपको पीपीई के ऑडिट रिस्क बताएं? मुझे बताएं, क्या ऑडिट रिस्क, क्या ऑडिट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए? क्या पीपीई का ऑडिट रिस्क आपको आइजा 315 में मिलेगा? क्या हेजिंग का ऑडिट रिस्क आपको आइजा 315 में मिलेगा? क्या हेजिंग और पीपीई के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको आइजा में मिलेंगे? क्या इनकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपको आइजा में मिलेगी? तो इसका मतलब यह है कि सर 70 नंबर का जो पेपर आ रहा है वो तो किताब में है ही नहीं, और जो 20-25 नंबर का पेपर आ रहा है किताब से, उसमें भी एग्जामिनर आपसे नाराज है और एग्जामिनर आपसे कहता है कि बड़ी तकलीफ हुई ये देख के कि बच्चे ने पूरी बुक वापस से छाप दी, सिनेरियो में जो लिखा हुआ था उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। तो जो किताब से आ रहा है उसमें भी हम फकटअप कर रहे हैं, जो किताब से नहीं आ रहा उसमें ज्यादा फकटअप कर रहे हैं। तो क्या पेपर पास हो सकता है इस तरीके से? बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि आपके पास स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको टेक्निक नहीं पता, अगर आपके सोचने की सलाहियत नहीं हुई है प्यारे बच्चों, पेपर को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पेपर को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज मेरे लेक्चर पे जो आप देखेंगे वो ये है कि यार मैं कोई 15-16 साल से ना इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, सही है। और एक चीज जो मैंने अपने लेक्चर में कोशिश करी ना वो ये करी है कि हर एक चीज का जो एक रीजनिंग है ना, एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक पर्पस है, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करा है ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आने की कोशिश करे, आपको आप पिक कर ले कि हाँ यार सवाल यहाँ से नहीं यहाँ से आया है, आंसर यहाँ से नहीं यहाँ से लिखना है। जितनी भी आईकैप की आप समझ ले टेक्निक्स हैं वो मैंने कोशिश करी है कि अपने लेक्चर में सारे कवर करूं। अच्छा, एक टॉपिक में पॉसिबल क्वेरीज जितने भी बच्चों की हो सकती है, एक तो ये है कि एक आपका लेवल है ना, आप अभी तालिब इल्म में पढ़ रहे हैं, एक मेरा लेवल है कि मैं इस चीज को पढ़ा भी चुका हूं, मैं इस चीज को कर भी चुका हूं, मैं 16 साल से हूं। तो मैं अपने लेवल पे आके सोचता हूं कि यार इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या सवाल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ लिंकिंग हो सकती है, क्या क्या लॉजिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, और इन सारी चीजों को मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेक्चर देखने के बाद आप ये बोले कि यार ये 4 सवाल मेरे जहन में है और ये एड्रेस नहीं हो रहे इस लेक्चर में। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ भी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे किसी आइजा के साथ लिंक हो रहा होगा और उसको मैंने वहां के लिए डिफर किया हुआ होगा और उस आइजा में जाके कवर हो रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपको? क्लियर हो बच्चों सारे यहाँ पे? अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखा दूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये देखें। अच्छा यार, पोर्टल सबको दिख रहा है बच्चों? पोर्टल सबको दिख रहा है? अच्छा, इस पोर्टल के अगर अंदर आप देखेंगे तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आईकैप के सिलेबस में आपको दिखाए, उन सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे
यहाँ पे मिल जाएंगे। सही है, सारे टॉपिक्स के लेक्चर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चाहे कोड ऑफ एथिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके स्मार्ट लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लस हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही होती हैं, हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही होती हैं। लेट्स से लास्ट टाइम मुझे लगा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सवाल पूछ सकता है, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दी, ताकि एग्जामिनर अगर आपसे कोई सवाल पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तो आपको आइडिया हो कि उसको कैसे लेके चलना है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे रिस्क, प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की बात कर रहा था, उसमें अगर आप देखें तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर क्या रिस्क हो सकते हैं, उसकी क्या इवेल्युएशन हो सकती है, उसके क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उन सब के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर और उनका हैंडआउट यहाँ पे अवेलेबल है। सही है, की स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो IFRS 9, IFRS 11, IFRS 13, IFRS 15, IFRS 16, ऑलमोस्ट 2 घंटे का लेक्चर है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है कवर्ड है। तो ये वो एक, तो हर बार कोई ना कोई चीजें इसके अंदर ऐड होती रहेंगी। प्लस आपके जितने भी रिसेंट अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स हैं विंटर 17 से लेके समर 24 तक, फिर इसमें अभी विंटर 24 भी ऐड होगा, जून 25 के चूंकि अभी पेपर हुए हैं तो वो भी ऐड होंगे। विंटर 24 आपको इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज उसको मैंने किसी ऑनलाइन सेशन या वर्कशॉप में कवर किया होगा। तो जितने भी पास पेपर्स हैं उन पास पेपर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, पहला सवाल ऑडिटर्स का है, दूसरा सवाल 250 का है, तीसरा सवाल 3400 का है, चौथा सवाल कोड ऑफ एथिक्स का है, पांचवा सवाल रिलेटेड पार्टी का है, छठा सवाल स्ट्रेटेजी का है, ये सारी की सारी चीजें, सातवां सवाल जो आपके पास है वो ग्रुप ऑडिट का है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे आपके पास कवर्ड है ऑलरेडी है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, खुदा का वास्ता है जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहा है आपने उसी सीक्वेंस में लेक्चर को देखना है। क्या यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं? जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहा है उसी सीक्वेंस में आपने लेक्चर को देखना है। क्या यहाँ तक बात हो सकती है बच्चों? ये क्लियर है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिस सीक्वेंस में लेक्चर, अच्छा सर किस तरीके से तैयारी करूं, क्या करूं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक और चीज ये है कि एक स्मार्ट प्लान है कि जून के सेकंड वीक में आपका ये टारगेट है कि आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ग्रेड आ रही है उसको देख लें। थर्ड वीक में आपका टारगेट है कि आप ऑडिटर्स का लेक्चर देख लें। फोर्थ वीक में आपका टारगेट है कि आप ऑडिट दूसरे का लेक्चर देख लें। फिर जुलाई में फर्स्ट वीक में आपका टारगेट है कि आप गोइंग कंसर्न फ्रॉड इसको देख लें। सेकंड वीक में रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंट इवेंट को देख लें। क्या ये ग्रिड फॉलो कर सकते हैं आप? तो पूरे सिलेबस को मैंने वीकली बेसिस पे आपके लिए तोड़ दिया, क्या ये फॉलो हो सकता है? क्या हफ्ते में एक दो स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं देखा जा सकता? तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो अक्टूबर के थर्ड वीक में आपके सारे लेक्चर, सारे पास पेपर, सारी ड्राफ्टिंग, सारे IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हो चुके होंगे। सही है, और उसके बाद आपके पास पूरे 5 से 6 हफ्ते होंगे जिसमें आप मजीद अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के अंदर मैं आपके साथ एक और चीज ऐड कर दूं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो पोर्टल आप देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली वीकली मॉक्स भी हो रहे होते हैं और इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितने भी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा क्योंकि मैंने P7 और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज उसके सवाल भी कराए वो भी आपके पास होंगे। प्लस अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी चूंकि बैच स्टार्ट हुआ है तो मॉक नहीं रखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक टॉपिक खत्म होता रहेगा आपका एक मॉक यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो जैसे जैसे आप टॉपिक देखते रहेंगे उसके जितने पास पेपर्स होंगे वो तो आपने करना ही है, लेकिन उसके ऊपर उसके बियॉन्ड आपको एक मॉक असेसमेंट भी दिया जा रहा होगा। ICAP के पास पेपर्स के अलावा जितने भी दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के सवाल हैं, इंक्लूडिंग, सुन लो मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, MSA 1 खत्म हो चुका है। सही है, तो ICAP ने जो इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्या वो जाया जाएगा? हाँ भाई, इतनी मेहनत करी और इतनी किताबें बनाई, क्या वो MSA 1 का सारा मटेरियल, सारे सवाल, सारी चीजें जाया जाएंगी? तो ये सारी की सारी कहाँ पूछने की, तो ये MSA 1 के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे पोर्टल पे अवेलेबल है। इसी तरीके से जितनी भी दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के सवाल हैं वो भी अच्छे खासे पोर्टल पे अवेलेबल है। तो ICAP के अलावा कोई 50-80 सवाल एडिशनल होंगे जो कि आपको आपके लिए अवेलेबल रखे होंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? पोर्टल समझ में आ गया? तो एक स्मार्ट प्लान है, सिर्फ उसको फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहा है उसको फॉलो करना है। जैसे ही लेक्चर देखें आयजा को रीड कर लें, पास पेपर्स आ रहे हैं पहले खुद से अटेम्प्ट करें। अच्छा एक चीज सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज सुन लो, इंशाल्लाह पेपर लाजमी पास होगा। सबसे पहला काम आपने करा, आपने लेक्चर देखा। दूसरा काम आपने ये करा, जैसे आपने लेक्चर देखा आपने फौरन से लेक्चर देखने के बाद आयजा रीड किया। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो पास पेपर्स मैंने उस आयजा में करवाए हुए हैं आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करना है।
जब आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो खुद से अटेम्प्ट करते हुए आपने ये देखना है कि क्या टाइम मैनेजमेंट का ख्याल हो रहा है, क्या किताब को यूज करनी चाहिए थी और अगर करनी चाहिए थी तो मैंने सही यूज करी, और जो मैंने आंसर लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा। चौथा काम, फिर आपने मेरा उसका लेक्चर देखना जो मैंने लेक्चर करवाया है, ठीक है। और लेक्चर देखने के बाद आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी है। और जब मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि जी मिस्टेक्स ठीक हो गई या नहीं हुई, तो फिर आपके पास मॉक होंगे और इस मॉक में जो मेरे पास दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज के सवाल हैं और MSF1 के जो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपने ये चीज वापस रिपीट करनी है, सेम चीज यहाँ पे रिपीट करनी है और चेक करना है कि जी कोई मिस्टेक्स हो रही है कि नहीं हो रही। और जब इंशाल्लाह मिस्टेक्स कम होंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब आप पेपर में देने चाहे तो फिर आप क्या कहते हैं कोई कोई मिस्टेक कर सके। क्या यहाँ तक ये अप्रोच समझ आ रही है मेरे बच्चों को? लेक्चर देखने के बाद फौरन से आइजा रीड करना है, आइजा रीड करने के बाद फौरन से मेरे पास पेपर देखने, खुद से अटेम्प्ट करना है और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद फिर मेरे लेक्चर्स को देखना है। और जब मेरे लेक्चर्स को देख लेंगे उसके बाद जाके मिस्टेक्स में आप देखेंगे कितनी इंप्रूवमेंट आई है। और फिर उसके बाद जब मॉक होगा तो फिर आपने उसको बैठ के वापस से मॉक देना है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जो गलतियां हुई थी कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रही बच्चों। ये अप्रोच मेरे बच्चों को समझ आती है? आइजा बिल्कुल खरीदना है, बिकॉज आइजा आप पेपर में लेके जा सकते हैं, मेरी किताब आप पेपर में लेके नहीं जा सकते। लेकिन आइजा जो है वो स्कैटर्ड है, उसको बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने अपनी किताब को ऑर्गेनाइज कर दिया है, समराइज वे में ऑर्गेनाइज कर दिया। मैं किताब के ऊपर भी आ जाता हूँ, टेंशन ना लें। पोर्टल क्लियर है? तो ये हमारे पास स्मार्ट प्लान है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको टाइमलाइन बता दिए गए। ये आपको मिल जाएगी फाइल, आपने खुद कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे आपके पास ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट होता रहेगा कि कितने मार्क्स आपके कवर्ड हो गए, बिकॉज मैंने हर टॉपिक को एक कवरेज दे दी है। उसके बाद अगर आवर्स देखें तो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी कि हर टॉपिक के अंदर मेरे कितने आवर्स आ रहे हैं, कितने आवर्स आ रहे हैं और इसके एग्जाम वेटेज कितने हैं और इसके बेसिस पे टोटल आवर्स मेरे पास कितने बनते हैं। ये टोटल आवर्स अभी कह रहा है कि 70 घंटे बनते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली हर बैच में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होता हूँ, तो 5-10 घंटे का मार्जिन और रखिएगा। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ किताब के ऊपर। ये CFF6 की वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपका इंक्लूड है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिस्क एंड प्रोसीजर। सही है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 100 पेजेस जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिस्क एंड प्रोसीजर्स के, जिसमें से नॉर्मली आपके पास 40 से 50 नंबर का पेपर आता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो मैं एक चीज डिस्कस कर दूं आपके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक चीज के ऊपर है ना, लाइक अगर आप IFRS 15 देखें तो जो बच्चा कह रहा था कि सर मैंने पुराना पढ़ा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको समझाया है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या रिस्क हो सकता है, क्या इवेल्युएशन हो सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, एक छोटे से IFRS 15 के पैराग्राफ के बाद उसके रिस्क, उसके इवेल्युएशन, उसके प्रोसीजर्स तक कवर किए गए। क्या ये अप्रोच समझ में आती है? फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट रेवेन्यू में वारंटी का होता है, तो वारंटी में क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या इवेल्युएशन हो सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकता है। फिर उसके बाद कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स है, तो क्या रिस्क हो, क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। अकाउंटिंग की लॉजिक बताइए आपको क्या रिस्क है, क्या इवेल्युएशन है, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आती है मेरे बच्चों? मेरी एक चीज सुन लें, कामयाब रहेंगे, बहुत ज्यादा कामयाब रहेंगे और गुमराह नहीं होंगे। इस चीज को समझ लें, अकाउंटिंग और ऑडिट में जमीन और आसमान का फर्क है, ये समझने की कोशिश करिएगा। अकाउंटिंग, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको ऑडिट प्रोसीजर बताता है? हाँ जी, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ऑडिट प्रोसीजर बताता है? जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको इतने ऑडिट, वो तो सिर्फ गाइडेंस देता है ना। जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको इतने ऑडिट प्रोसीजर नहीं बता रहा, हाउ इट इज पॉसिबल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ऑडिट प्रोसीजर बता रहा हो? तो बच्चा नॉर्मली गलती क्या करता है कि ऑडिट के पेपर में अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगता है और पता नहीं है क्या माइंडसेट बना चुका है, जिसकी वजह से वो बच्चा फेल हो रहा होता है। जो रिक्वायरमेंट है कि आप रेलिवेंट नहीं लिख रहे हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूँ बच्चों, एक बिल्कुल छोटी सी चीज डिस्कस करता हूँ और उसको आप थोड़ा समझ गए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 560। ये सबको आता है बच्चों? ये आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट सबको आता है, सबको याद है? ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से अगर पेपर में सवाल आता है, अगर पेपर में सवाल आता है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद एक सब्सिक्वेंट इवेंट पता चलता है, इसको इवेल्युएट करें, कोर्स ऑफ एक्शन बताएं और रिपोर्टिंग एप्लीकेशन बताएं। और 10 नंबर का सवाल है या 15 नंबर का सवाल है, क्या इसका आंसर IS 10 में होगा?
IS10 इवेल्युएशन में सिर्फ एक नंबर तक हेल्प कर लेगा कि एज पर IS10 ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसके अलावा जितना भी आपने लिखना होगा, वो कहां से लिखना होगा बच्चों, जल्दी से बता दें, वो कहां से लिखना होगा? वो आइजा 560 से लिखना होगा आपने, वो आपने आइजा 560 से लिखना होगा कि फॉर एग्जांपल फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द एफएस इशूड, ऑडिटर ये सारे काम करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। क्या IS10 का प्रोसीजर है ये? क्या IS10 में लिखी हुई है चीज? डिटरमाइन करेगा वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट मेक एन अमेंडमेंट, carry out the audit procedure necessary in the circumstances, extend the audit procedure to the date of new audit report। क्या IS10 में लिखा हुआ होगा? क्या प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अकाउंटिंग सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है कि ये रिक्वायरमेंट है। बच्चा अकाउंटिंग लिख के आ जाता है, ऑडिटिंग लिख के नहीं आता। क्या यहां तक बात समझ आती है? तभी मैंने आपके साथ जो मैं ये डिस्कस कर रहा था, ये किताब देखें यार, आपके पास जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, IS1 से लेके IFRS 18 तक, इसके ऊपर 50 पेज की आपको समरीज भी मिल जाएंगी। इसके ऊपर आपको एक किसी किताब में आपको ICW वगैरह किताब में या फिर उनकी रिपोर्टिंग किताब में आपको उसके रिस्क और प्रोसीजर भी मिल जाएंगे। आप उसको लेके भी चले जाएंगे ना, आप पेपर पास नहीं कर सकते। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आ रही है? अनलेस आपको ये ना पता हो कि लिखना कैसे है और सोचना कैसे है। ये बात समझ आ रही है? तो जब आप लेक्चर लेंगे तो इन सारे लेक्चर्स के अंदर बच्चों, इन सारे लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बाकायदा तौर पे कि हर वो प्रोसीजर किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ तक बात समझ आती है? किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी क्या चीज देखनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे मैं इन चीजों को वेरीफाई कर सकता हूँ, और सारी अपनी गाइडेंस अगर प्रोवाइड करिए। अगर आप ये समझ गए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखा हुआ है रिस्क प्रोसीजर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, तो जो फोकस मैंने आपको समझाने पे करा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में करा है, अगर वो टेक्निक आपके समझ में आ गई मेरे बच्चों, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पेपर फिल करें। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अगेन मैं आपसे कह दूं, वॉल्यूम 1 जितने भी आइजाज देखेंगे, ये सारे के सारे आइजाज आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से अलाइंड है, ऑडिटेड स्टैंडर्ड से अलाइंड है। यहाँ तक बात समझ आती है? दूसरी चीज, ये हमारे पास वॉल्यूम 2 है प्यारे बच्चों, और इस वॉल्यूम 2 के अंदर जितने भी पास्ट पेपर्स हैं और जितने भी उसके आंसर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके लिए मर्ज कर दिए गए। विंटर 17 क्वेश्चन 1 और इसके आंसर, इसमें से 90 से 95% आंसर मेरे ड्राफ्ट करता है, 5 से 10% आंसर मैंने आईकेप के ही रखे हुए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? 90 से 95% आंसर अगर आप देखें तो ये मेरा आंसर है, ये आईकेप का आंसर नहीं है, ये मैंने आंसर ड्राफ्ट करा है हर चीज के ऊपर। और हर आंसर के बाद अगर ये आंसर आप देख रहे हैं रिस्क वाला, तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें भी, क्या शुनन कॉर्नर है, किस चीज का ख्याल रखना है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी हुई आपके लिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर एक सवाल आया और उसके अंदर IFRS 15 है, तो IFRS 15 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ताकि बच्चों को समझ में आए कि मैंने किस तरीके से आंसर लिखा है। क्लियर हो बच्चों? तो यहाँ पे आपको विंटर 17 से लेके एंड तक सारे के सारे प्रोसीजर्स और आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लस जो भी मैंने रिस्क बताया है उसके ऊपर आंसर लिखा हुआ है, और नीचे आपको मजीद गाइडेंस प्रोवाइड करी है कि अगर मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क मैंने खोला है ऊपर, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमारे पास IFRS 8 में क्या की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपके लिए मर्ज भी कर दिया है। और IFRS 8 के ऊपर अलग से भी जितने भी पॉसिबल इवेल्युएशन, रिस्क और प्रोसीजर्स हैं, उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर भी रिकॉर्ड कराया हुआ है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी वहां पे लिखा हुआ है, और उस पूरे IFRS और आइजा के ऊपर अलग से प्रोसीजर भी रिकॉर्ड कराया हुआ है। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर हो बच्चों? तीसरी चीज हमारे पास है 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट। जितने भी आइजाज है, आइजा 200 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट, आइजा 210 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट, आइजा 240 थोड़ा सा बड़ा है तो ये 3 पेज पे जा रहा है, 315 ऑडिट रिस्क 1 पेजर, आइजा 320 मटीरियलिटी 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट, आइजा 500 1 पेजर। जितने भी इसके अलावा सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, एक ही पेज पे देखें, कैश एंड बैंक, नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक प्रीपेमेंट कवर्ड है। तो ये हमारे पास 1 पेजर जो है स्मार्ट हैंडआउट्स, आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन 1 पेजर। तो ये सारी की सारी जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी समरीज एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड में आपके लिए अवेलेबल है प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो आखिरी चीज समझा रहा हूँ, समझ लो। ऑडिट की MI से रिलेटेड मैं बात करूं तो एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है, एक स्मार्ट हैंडआउट्स है, और एक बुक और होगी जिसका नाम होगा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस
एंड आंसर्स, जिसके अंदर आपके पास दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज और MS1 के सवालात और जवाबात। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हो बच्चों? तो बस आखिरी काम आपने ये करना है। आखिरी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मार्ट प्लान देखें, जो वीकली टारगेट है उसको फॉलो करें, वीकली टारगेट में लेक्चर्स है उसको देखें। तीसरा काम, लेक्चर्स देखने के बाद फौरन से आइजा रीड करें। लेक्चर देखते हुए भी आप आइजा रीड कर सकते हैं, लेक्चर देखते हुए आप मेरी किताब को भी रेफर कर सकते हैं, और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फौरन से आप आइजा को रीड कर लें। चौथा काम, आपने पास्ट पेपर्स खुद से लिखने हैं पहले। सही है? आप देखें, जब आप 315 देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार एक टॉपिक आ रहा है, इसमें सर ने ये वाला सवाल कराया है, मैं लेक्चर ले चुका हूं तो मैं क्यों ये लेक्चर अभी लिखूं पास्ट पेपर्स का, मैं पहले खुद से अटेम्प्ट करूंगा। पास्ट पेपर आपने खुद से अटेम्प्ट करना होगा, और फिर उसके बाद आपने लेक्चर देखना होगा, ताकि आपको पता चले कि आपसे गलती हो कहाँ पे रही है, कहाँ सोचने में गलती हुई है आपसे, उन गलती को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमारे पास वीकली जो मॉक्स होंगे उसको आप इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे, और फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पेपर में गलती। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लेक्चर लेने मेरे बच्चों, कंप्लीट है वो, और सारे लेक्चर स्मार्ट लेक्चर्स। और जो भी रिसेंट चेंजेस आई ISKM1, ISKM2, IS6 सब अपडेटेड है, 315 ऑडिट पे सब अपडेटेड है। मेरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वो ये नहीं होगा कि मैंने इंग्लिश टू उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको उसकी पूरी अप्रोच समझ में आएगी, पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आएगा, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको रटने की जरूरत पड़े। जो रिवाइज 2019 में एप्लीकेबल है कोड ऑफ एथिक्स, वही आपके लेक्चर में। अगर आपके पास प्रैक्टिकल ऑडिट फॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई, 16 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, और मैंने हर एक लेक्चर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही अपना शेयर करा है। चाहे वो ग्रुप ऑडिट हो जिसका मैं अभी बैठ के आयरलैंड से ऑडिट कर रहा हूँ, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जो मैंने पाकिस्तान से करा था, कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपनी दी है, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग से रख लेंगे बच्चों, एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग से रख लेंगे। 70 से 80 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ये आपने देखना है। 20 घंटे मैक्सिमम आइजा रीडिंग होगी, 7 चाहे 7 भी कर सकते हैं। 30 टू 40 आवर्स मैक्सिमम आपने एडिशनल प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैंने करवाई दी ऑलरेडी। तो ये सारी की सारी चीजें 70 से 80 घंटे में हो सकती है। पोर्टल पे स्मार्ट लेक्चर और नॉर्मल लेक्चर दोनों है, मेरी सजेशन स्मार्ट लेक्चर है, लेकिन अगर आपने फिजिकल क्लास वाले लेक्चर देखना आप वो भी देख सकते हैं। मैंने आपको वीकली टारगेट बता दिया ना बच्चों, अगर एक वीकली टारगेट है कि आपने 2 लेक्चर देखना है, आरपी और सब्सिक्वेंट इवेंट, तो एक्सेल की फाइल में आप देख सकते हैं कि आरपी और सब्सिक्वेंट इवेंट के आवर्स कितने, लेट से 4 घंटे के लेक्चर है, 4 घंटे के लेक्चर है, तो इस वीक में आप 4 घंटे का लेक्चर देखना। अभी मैंने आपके डिस्कस मैंने तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि सारी चीजें मैंने आपके लिए बना के रख दी है बच्चों, ये देखे ना। अगर आप कहते हैं कि यार मेरा फॉर एग्जाम्पल इस वीक का टारगेट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स और सैम्पलिंग, तो एनालिटिकल प्रोसीजर 0.76 आवर्स का है, सैम्पलिंग 1.76 आवर्स का है, टोटल मिला के कुछ 3-3.5 घंटे बनते हैं। इस वीक का टारगेट 2 स्टैंडर्ड है, मुझे 3-3.5 घंटे देंगे। आइजा को रीड करने का मतलब है, आइजा को रीड करने का मतलब है कि जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आप आइजा सामने खोलेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आइजा ही पढ़ा रहा हूँ। सही है? तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आप आराम से हाईलाइट कर लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे ये चीजें हैं। हर स्टैंडर्ड के ऊपर जब मैंने हमेशा फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी है, जब रिलेटेड पार्टी, तो मैं जब रिलेटेड पार्टी का टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड्स के फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और तीसरा हमारी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन है। सही है? तो जैसे आप आरपी का स्टैंडर्ड खोलेंगे तो पहली चीज आपको दिखेगी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सामने कैमरे में लेक्चर में आपके पास लेक्चर में लिखा हुआ आ रहा होगा, और यही चीज आइजा में प्रेजेंट हो रही होगी। आप हाईलाइट कर लेंगे हाँ जी ये वो प्रोसेस जिससे रिस्क आइडेंटिफाई होता है। फिर कौन कौन से रिस्क होते हैं, R1, R2, R3, ये आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दिखेंगे, ये आपको मेरे लेक्चर में भी दिखेंगे। हर रिस्क के अगेंस्ट कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है वो आपको लेक्चर में भी दिख रहा होगा, वो आपको आइजा में भी दिख रहा होगा। आपने साथ साथ उन चीजों को हाईलाइट करना है, ताकि अगर पेपर में सवाल आए तो आप आइजा को रेफर कर सकें। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? लेक्चर की सीक्वेंस ये है मेरा भाई, लेक्चर की सीक्वेंस ये है कि जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में लेक्चर देखना है भाई। अभी तो बताया, अभी तो मेरे बच्चों को मैंने बताया कि जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में लेक्चर देखना है। ये इसी सीक्वेंस में आपको लेक्चर दिए हैं, 315 सब्सटेंटिव, फ्रॉड, गोइंग कंसर्न, रिलेटेड पार्टी। जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं इसी सीक्वेंस में लेक्चर देखना है, और आपका स्मार्ट प्लान भी इसी सीक्वेंस पे है, आपका स्मार्ट प्लान भी इसी सीक्वेंस पे। 315 ऑडिट प्रोसीजर, फ्रॉड, गोइंग कंसर्न, जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में। अगर 2 सब्जेक्ट है मेरे भाई तो आप दोनों को टाइम देना, आप 2 दिन बांध लें, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन आप ऑडिट को दें, 3 दिन आप दूसरे सब्जेक्ट को दें। CFF2 की भी ओरिएंटेशन करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा मेरे बच्चों। CFF6 में फायदा हुआ, कुछ कुछ क्लैरिटी आई चीजों के ऊपर। इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेना है मेरे बच्चों, ये एक बार फेल होता है तो बार बार फेल होता है। सही है? जो मैंने अपने लेक्चर में अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करी है, वो टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई, और इतने बड़े कोर्स को आप याद रखिएगा, इतने बड़े कोर्स को एट द एंड मैंने पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाया है।
जिस बच्चे ने मुझसे कैफ पढ़ा हुआ है तो उसको आइडिया है मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है। पूरी चीज को मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन से पढ़ाया हुआ है। पेपर में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पिक ना कर सके कि सवाल प्लानिंग से आया है कि परफॉर्मेंस से आया है कि रिपोर्टिंग से आया है, कौन कौन सा ऑडिटिंग से आया है। सिर्फ F1 सिर्फ F6 दोनों एक साथ आप चला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं यार। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, जो यूट्यूब का पेज है उस पर अवेलेबल हो जाएगी। और उसके अलावा भी ऑडिटिंग वगैरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, कोशिश करें कि वो देखा करें, वो प्रैक्टिकल वीडियोस होती है, हेल्प करती है। आइजा और बुक दो अलग अलग किताबें हैं, लेकिन मेरी बुक आइजा से अलाइंड है। जो आइजा में लिखा हुआ है मेरी किताब में भी वही लिखा हुआ है। मैं मिड में अपना सेशन भी रखता हूँ। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो लास्ट बैच में मैंने वर्कशॉप वगैरह रखा था, तो अगर आप देखें तो आपके लिए वर्कशॉप भी अवेलेबल है कि फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों का मैंने क्विक रिवीजन करा दिया था। ICAP लाहौर में मैंने एक रिवीजन रखा था, उसका भी यहाँ पे सेशन अवेलेबल हो जाएगा। एक ऑनलाइन सेशन जो रखता हूँ वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ मैं क्विक रिवीजन वगैरह कराता हूँ, उसको भी यहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। तो चीज़ें जो जो हमारी होती रहेंगी, साथ साथ रिवीजन होता रहेगा, वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल होता रहेगा। डन हो गया। आइजा को एग्जाम में कैसे यूज करें, जो आप मेरा लेक्चर देखेंगे और लेक्चर देने के बाद जब आप मेरी ड्राफ्टिंग को देख रहे होंगे, तो ड्राफ्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि आइजा को किस तरीके से रेफर करना है। चाहे वो कोड ऑफ एथिक्स का सवाल हो, चाहे वो आपके पास रिस्क का सवाल हो, किस तरीके से चीज़ों को रेफर करना है वो हर एक लेक्चर में आपको बता दिया गया। डन हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखना स्टार्ट करना है बगैर कोई टाइम जाए। न्यू पॉलिसी, न्यू स्कीम आई है, उसमें उसमें ऑडिटिंग नहीं है, उसमें अकाउंटिंग भी नहीं है, उसमें टैक्स भी नहीं है, उसमें लॉ भी नहीं है। न्यू स्कीम में हमारे पास बायोलॉजी आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, इस्लामियात आ रहा है और पाकिस्तान स्टडीज आ रहा है। मेरे भाई कोई चेंज नहीं आ रहा यार, कोई चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल बेफिक्र रहे यार। जो है न्यू स्कीम पता नहीं कब आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, जो है उसको तो पढ़े यार। और न्यू स्कीम का भी अगर आप देखें तो सिलेबस आ चुका है और सिलेबस में कोई चेंज नहीं। चलो बच्चों, और कोई सवाल आप लोगों का? यार मेरिट के लिए क्या करना होता है, लास्ट अटेम्प्ट में कोई 6 में से 5 गोल्ड मेडल माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स के आए थे ना। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, इंस्टीट्यूट का कोई कमाल नहीं था। अब बच्चे की मेहनत होती है, सही है। तो अगर बच्चा मेहनत करेगा सही तरीके से, टीचर की बात मानेगा, प्रैक्टिस करेगा, टाइमली बेसिस पे पढ़ेगा, डेफिनेटली मेरिट गोल्ड मेडल आएगा। मैं तुम्हें एक छोटी चीज़ बताता हूँ। मेरा CFF6 एडवांस ऑडिट है ना, तीसरी अटेम्प्ट में पास हुआ था। और तुम्हें पता है मेरे तीसरे अटेम्प्ट में पास क्यों हुआ था? उसकी बेसिक रीजन क्या थी? पहली और दूसरी अटेम्प्ट में मैं पेपर एग्जाम लीज के आसरे पे बैठा हुआ होता था। जहां मैं एग्जाम लीज के आसरे पे बैठा हुआ था, तो वहां मेरे दोनों बार पेपर फेल हुए। तीसरी अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एक काम ये करा था, मैं कहता मैं एग्जाम लीव के आसरे पे नहीं बैठूंगा, मैं एग्जाम लीव से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा और आप यकीन करें मेरे पेपर पास हो गया। आपको हफ्ते में सैटरडे संडे मिलता है यार, 2 दिन मिलते हैं, आप तैयारी करें, आप प्रैक्टिस करें। रिस्क अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप भूल थोड़ी सकते हैं यार। रोज का पढ़े इसको, रोज का डेली बेसिस का पढ़े, इंशाल्लाह पास करेंगे। लेक्चर बड़े इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव है यार। आप स्मार्ट लेक्चर पता नहीं आपने देखे नहीं देखे, आप देखें इसको, बड़ा खुश होगा आपको यार। आधा पौने घंटे में लेक्चर पूरे कवर्ड है यार, चाहे बड़े से बड़ा टॉपिक हो। डन हो गया बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।